जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका विजात क्लासेज पर। कल हमने देखा था कि माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं। माहेश्वर सूत्र अर्थात महेश शिव के द्वारा तांडव नृत्य करने पर माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। फिर हमने जाना कि माहेश्वर सूत्रों के आधार पर स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है, उसके विषय में भी हमने देखा। आज हम चर्चा करेंगे माहेश्वर सूत्रों से जो प्रत्याहार बनते हैं, उन प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो प्रत्याहार शब्द है, ये प्रत्याहार शब्द कैसे बना। तो देखना, प्रत्याहार, ठीक है। प्रत्याहार शब्द में प्रति इसमें उपसर्ग है, आंग भी इसमें उपसर्ग है। आंग उपसर्ग में हम व्यवहारिक रूप से आ उपसर्ग को काम में लेते हैं। इसके बाद इसमें ह्री इसमें धातु है और इसमें घय पड़ते हैं। कौन सा पड़ते हैं? घय पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो घय पड़ते हैं ये क्या होता है, इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस करें। तो देखिए, सबसे पहली बात, घय प्रत्यय से बनने वाला शब्द जो होता है वो हमेशा किसमें होता है? भाववाचक संज्ञा शब्द होता है। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा शब्द होता है। दूसरा बिंदु, घय प्रत्यय से बनने वाला शब्द जो है वो हमेशा किसमें होता है? पुल्लिंग में होता है। किसमें होता है? सदैव पुल्लिंग में होता है। तीसरी बात, घय प्रत्यय में केवल ए शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ए शेष रहता। कैसे रहता है? कल हमने जाना था जो अंत में जो हलंत वर्ण होता है उसकी हम हलंत्यम सूत्र से क्या कर देते हैं? इस संज्ञा। घय प्रत्यय देखिए, घय प्रत्यय में ये जो वर्ण है ये हलंत वर्ण है। हलंत वर्ण की हमने हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा कर देते हैं और इस संज्ञा करने के बाद इसका तस्य लोप है सूत्र से हम इसका लोप कर देते हैं। इसी तरह से जो घय है, इस घय में हम लसत्व तदिते सूत्र से घय वर्ण की इस संज्ञा कर देते हैं। देखो ये कैसे बन रहा है कि घय में ए मिलाने और ये, इस ये की तो हमने हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा कर दी और इस घय की हमने लसत्व तदिते से इस संज्ञा कर दी। शेष क्या बचा हमारे सामने? ए। तो घय प्रत्यय में केवल ए शेष रहता है। चौथा बिंदु हमें ध्यान रखना है कि घय जो प्रत्यय होता है, इस प्रत्यय में जो स्वरांत धातु होती है, ह्री में री स्वर आ रहा है, तो हम उसका क्या करते हैं? वृद्धि आदेश कर देते हैं और वृद्धि हम आदेश करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? वृद्धि आदेश होकर री का आर हो जाएगा। क्या कर देंगे? वृद्धि आदेश कर देते हैं। ये हमें मुख्यतः ध्यान रखना है। अब हम देखो इसको व्यवस्थित क्रम में लिखें तो क्या होगा? प्रति धन आ धन, हरि में री को बाहर निकाल दो, है क्या हो जाएगा? हलंत वर्ण हो जाएगा। और री की हमने वृद्धि आदेश किया तो री का क्या हो गया? आर आदेश हो गया। और घय प्रत्यय में क्या शेष रहता है? ए शेष रहता है। ये स्थिति हमारे सामने आ गई। अब देखो, प्रति और आ के संयोग करने से यहाँ पर यण संधि होकर क्या हो जाएगा? प्रत्याह। जब आगे संधि का टॉपिक आएगा तब हम देखेंगे कैसे हुआ। प्रत्याह है के अंदर आ स्वर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? हा। रे के अंदर ए स्वर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? रे। ऐसे बना ये प्रत्याहार शब्द। और हमने कहा था कि ये हमेशा सदैव किसमें होता है? पुल्लिंग में होता है। तो आगे विसर्ग लगा दें। ऐसे बना ये प्रत्याहार शब्द। अब हम इसमें बात करेंगे कि प्रत्याहार जो शब्द होता है, इस प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ अगर हम इसका देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्या होगा इसका शाब्दिक अर्थ? संक्षिप्तीकरण। क्या होगा? संक्षिप्तीकरण, अर्थात इसी भी वर्णों को संक्षेप में लिखना। अभी हम जानेंगे, जैसे हमने लिखा था अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण लिखे थे? ए, ई, उ, री,
आगे डॉट डॉट डॉट। अब इसको हमने पूरा न लिखकर ए को लिया और जो अंतिम वर्ण था उसको लिया और शॉर्ट में हमने क्या लिख दिया, अच लिख दिया। अर्थात वर्णों को संक्षेप में लिखना ही इसका क्या अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। अब हम आगे चर्चा करेंगे प्रत्याहार जो संज्ञा विधायक सूत्र होता है वो विधायक सूत्र कौन सा होता है। ये क्वेश्चन जो है वो काफी बार पूछा जाता है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो याद रखना प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या होगा, आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता क्या होगा, आदिरंतेन संहिता। याद रखना प्रत्याहार का दूसरा नाम क्या होता है, संहिता भी इसे कहा जाता है। आदि, आदि का अर्थ यहाँ पे क्या है, प्रारंभ, ठीक है। और अंते, अंते का अर्थ है यहाँ पे अंतिम, जो इत वर्ण है उसकी क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रत्याहार की रचना करते समय हम माहेश्वर सूत्रों में ये देखेंगे, जैसे हमने लिखा था अभी एक एग्जाम्पल दिया अच, तो आदि वर्ण प्रारंभिक वर्ण कौन सा है वहां से हम शुरू करेंगे और माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है उसके बीच में जितने भी वर्ण है उन वर्णों का सभी का हम संयोजन करके इसको लिख देंगे। तो याद रखना प्रत्याहार जो संज्ञा विधायक सूत्र है वो कौन सा है, आदिरंतेन संहिता। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे जो प्रत्याहार है उसकी रचना कैसे होती है। तो इसके लिए हम पुनः एक बार फिर से माहेश्वर सूत्रों को लिखेंगे, उन्हीं के आधार पर हम प्रत्याहारों की रचना करेंगे। तो देखो पहला था ए ई उ ने, फिर है रील री के, फिर है एवं, अयौच, हयवरट, लण, यम गणनम, झबेये, गडधस, जब गडदस, खे फे छे ठे थे चे टे ते वे, के पे ये, से शे से और रे, और लास्ट है अपना हल। ये हमने 14 माहेश्वर सूत्र देखे थे। अब देखना प्रत्याहारों की रचना कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हमने स्वर को क्या कहा था, संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। तो ये रहा अपना ए और ये रहा चे। अब देखना प्रत्याहारों की रचना करते समय आपको 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि जहां से शुरू हो रहा है वो जो वर्ण है वो आपको माहेश्वर सूत्रों में खोजना है। वो जो वर्ण है वो शुरुआत में भी हो सकता है या माहेश्वर सूत्रों के कहीं मध्य में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण कहा, जो इत्संज्ञक वर्ण होता है, जैसे हमने ए अच प्रत्याहार लिया और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कोई भी आपको प्रत्याहार दिया जाता है और पूछा जाता है कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं या अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं या
पूछ ले एच जो प्रत्याहार है, इस एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। तो अच जो प्रत्याहार है, तो पहली बात हमें ध्यान रखना है कि माहेश्वर सूत्रों में ए कहाँ पर है, तो ये रहा ए, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। और दूसरी बात का हमें ध्यान रखना है, जहां च आ रहा है माहेश्वर सूत्रों में, जहां और च कहाँ आएगा, हमेशा ध्यान रखना जो अंतिम हलंत वर्ण होता है, इत वर्ण होता है, वही समाप्त होगा। इन दोनों के बीच में इस ए और इस च, इनके बीच में ये जो भी वर्ण है ये हमें यहाँ पर लिखने हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो हलंत वर्ण है, जो इत वर्ण है, उनको हम नहीं लिखेंगे। तो अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, ए आएगा, ई आएगा, उ, ण की संज्ञा हो जाएगी, फिर री है, फिर री है, क की संज्ञा हो जाएगी, ए, ओ, आई और औ। अच प्रत्याहार का मतलब है ये। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो देखिए, हम जाने इक प्रत्याहार, जैसे बात करें इक प्रत्याहार कि इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण होते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे ई कहाँ पर है, ये रहा ई और ये रहा के, यहाँ से शुरू हो जाओ तो ई आ जाएगा, उ, ण का हम क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे, और फिर क्या गया, री और री। इसी तरह से हम कितने भी प्रत्याहार हो, हम उनका निर्माण जो है इसी तरह से करेंगे। एक बात और, माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 42। कितनी होती है, 42। जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, जो आचार्य वरदराज के द्वारा लिखी गई है, लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है, आचार्य वरदराज। इनके अनुसार माहेश्वर सूत्रों की कितनी संख्या है, 42। याद रखें, कई जगह यहाँ पर 43 प्रत्याहारों की संख्या भी बताइए। जो भट्टोजी दीक्षित जो हैं, उन्होंने प्रत्याहारों की संख्या 43 बताई है। एक रे प्रत्याहार और शामिल किया जाता है। इस तरह 44 प्रत्याहार भी माने गए हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है और पूछा जाए कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, वहां पे ऑप्शन में अगर 42, 42 और 44 दोनों दिए हुए हैं, तो आपको आंसर कौन सा माना जाएगा, 42 से ही माना जाएगा। इसी को ध्यान में रखना। अब आगे हम बात करते हैं अब विशेष रूप से हमें 4 प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है। कल हमने बात की थी, सबसे मुख्य बिंदु था कि पहला आया था हलंत्यम, इस पे विशेष ध्यान रखना। आज हम 4 क्वेश्चन पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। हलंत्यम जो सूत्र है, ये सूत्र क्या काम आता है, देखिए, किसी भी अंतिम हल वर्ण की संज्ञा करनी हो, अंतिम हल वर्ण की संज्ञा, हलंत्यम जो सूत्र है, इससे हम क्या करते हैं, अंतिम हल वर्ण की क्या करेंगे, इत संज्ञा करेंगे। अर्थात हम इसे क्या कहेंगे, इत संज्ञा विधायक सूत्र। क्या कहेंगे, इत संज्ञा विधायक सूत्र। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो कौन सा होगा, हलंत्यम सूत्र। इसी तरह से दूसरा है तस्य लोपः। तस्य लोपः सूत्र की बात करें तो ये सूत्र क्या काम आता है, जो भी इत संज्ञक वर्ण होता है, इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है। इस सूत्र से क्या करेंगे, इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि लोप विधायक सूत्र कौन सा है, लोप विधायक सूत्र कौन सा है, तो वो है ए दशनम लोपः है। ए दशनम लोपः है, कौन सा है, ए दशनम लोपः है। विशेष रूप से ध्यान देना, यहाँ पे काफी बार कंफ्यूज होते हैं। यदि आपसे लोप संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाए तो ए दशनम लोपः होगा, और यदि लोप
विधायक सूत्र पूछा जाए या इत्संज्ञक वर्ण का लोप कौन से सूत्र से होता है, तब आपको तस्य लोपे बताना है। ठीक है, इसके आगे हम देखें तो फोर्थ बनता है कि संहिता या प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको बताना है आदिरंतेन संहिता। कौन सा प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, तो कौन सा होगा, आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन संहिता। अब देखो कल हमने देखा था कुछ 3-4 बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया था, आज मैं उसको पुनः दोहराना चाहूंगा एक बार। कि पहली बात ऐसा अंत्यः इतः है, मतलब प्रत्याहार बनाते समय हम अंतिम जो हलंत वर्ण होता है उस हलंत वर्ण की हम इत संज्ञा कर देते हैं और तस्य लोपे सूत्र से उसका लोप कर देते हैं। दूसरी बात, हकारादि स्वकार है उच्चारणार्थ है। कहने का मतलब ये है कि जो हल वर्ण है, जितने भी हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उन व्यंजन वर्णों में ये जो ए आ रहा है, जैसे ख में ए, फ में ए, ये ए सिर्फ उच्चारण के लिए है। व्यवहारिक रूप से जब हम व्यंजन लिखेंगे तो वो स्वर रहित माने जाते हैं। तीसरी मुख्य बात, लण इत संज्ञक, लण त्वित संज्ञक, लण त्वित संज्ञक। कहने का मतलब ये है जो लण जो सूत्र है इसमें क्या करते हैं हम, लय में जो ए है इसकी भी हम उपदेशे अजनुनासिक इस सूत्र से हम इसकी क्या कर देते हैं, इत संज्ञा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये रे प्रत्याहार का निर्माण होता है जो गुण आदेश करने के काम आता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन्हीं के आधार पे हमने कल स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। तो अगले वीडियो में हम वर्ण विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, उनका क्रमशः हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री कृष्ण।